गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आगे वाले टॉपिक्स करेंगे। पहले हम लोग किए थे चार्ज के कारण फोर्स में कूलम्ब्स लॉ भी देखे थे। कूलम्ब्स लॉ था कि जब दो चार्ज मान लिया कि Q1 है और दूसरा Q2 है और कि दोनों के बीच मान लिया कि डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है Q पर लगता है इधर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरह से लगता था, देखे थे। और इस साइड में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसा फोर्स लगता था। तो उसमें हम लोग वैल्यू देखे थे फोर्स का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ R। क्योंकि सेंट्रल फोर्स, इसका प्रॉपर्टी पढ़े थे कि फोर्स जो लगता है चार्ज के बीच में वो सेंट्रल फोर्स है, यानी लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट चार्ज टू द सेंटर ऑफ द सेकंड चार्ज, ऐसा फोर्स पढ़े थे, इतना न्यूटन। अब वही जब मान लिया कि कई चार्ज हो और किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना हो कई चार्जों के कारण, तो हम लोग यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब यूज किया जाता है? जब कई चार्ज हो जिसके कारण किसी दिए गए चार्ज पर फोर्स निकालना हो। तो सुपरपोजिशन कहता है कि कई चार्जों के कारण, मान लिया कि चार्ज जो है Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा Q3 है, इस तरह से मान लिया कि Qn है, और सभी चार्ज के कारण यहाँ Q0 कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इस पर फोर्स निकालना है। मान लिया कि इसके कारण इस तरह से ऐसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3, इसी तरह से यहां Qn के कारण फोर्स निकाल, ऐसे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n। तो यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि किसी दिए गए चार्ज पर सभी अलग अलग चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वह वेक्टर सम के फोर्स के बराबर होगा। According to superposition principle, the total force on a given charge is the vector sum of all the individual forces exerted by each of the other charges. मान लिया इसका कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू होगा F01 प्लस F02 प्लस F03, इस तरह से F0n वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन we state that the total force on a given charge is the vector sum of all individual forces exerted by all other charges। मान लिया कि इसका वैल्यू निकालें, इस तरह से करें तो इसका मान लिया कि यहां हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लें x o y। मान लिया कि Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लिया कि R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लिया R2 वेक्टर है, Q3 का पोजीशन वेक्टर मान लिया R3 है, और इसी तरह से Qn का पोजीशन वेक्टर मान लिया कि Rn वेक्टर है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां, और मान लिया कि Q0 का पोजीशन वेक्टर मान लिया कि R0 वेक्टर है।
तो यहाँ इसका पोजीशन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लिया कि r01 ले, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r02 ले, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r03 ले और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r0n ले। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू f01 प्लस f02 प्लस f03 प्लस f0n। इसका वैल्यू हम लोग पुट करें तो हम लोग जानते हैं a1 by 4 pi epsilon naught इन एयर, q1 into q naught by r1 naught वेक्टर mod स्क्वायर along r01 यूनिट वेक्टर प्लस 1 by 4 pi epsilon naught q2 into q naught by r02 वेक्टर mod स्क्वायर along r02 यूनिट वेक्टर प्लस 1 by 4 pi epsilon naught q3 q naught by r03 वेक्टर mod स्क्वायर along r03 प्लस 1 by 4 pi epsilon naught qn into q naught by r0n वेक्टर mod स्क्वायर along r0n यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में हम लोग लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 बाई r नोट 1 वेक्टर मॉड स्क्वायर along r नोट 1 यूनिट वेक्टर प्लस q2 बाई r नोट 2 वेक्टर मॉड स्क्वायर along r नोट 2 यूनिट वेक्टर प्लस इस तरह से लिख सकते हैं प्लस qn बाई r नोट n वेक्टर मॉड स्क्वायर along r नोट n यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि कोई मान लिया कि चार्ज है, ऐसा Q चार्ज है और यहां पर नजदीक में दूसरा एक चार्ज नेग्लिजिबल चार्ज जब लाते हैं तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स लगता है। सिमिलर चार्ज लाते हैं तो रिपल्सन लगता है और डिसिमिलर चार्ज लाते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। और इस चार्ज के चारों तरफ लगता है, स्फेरिकल में लगता है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर में लगता है। तो जहां तक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनुभव किया जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग जानते हैं क्रिकेट फील्ड, क्रिकेट फील्ड क्या है? तो द एरिया अराउंड व्हिच द बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्रिकेट फील्ड। हम उस तरह से कहते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं कि द स्पेस अराउंड द चार्ज where electrostatic force of attraction and repulsion takes place is called electric field। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक फोर्स लगता है उस बाउंड्री के बाहर उसको कहते हैं इंफिनिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अब इसमें मान लिया कि कोई पॉइंट P है
यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू है, वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कैसे निकालते हैं, तो इस फील्ड के किसी पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज लाते हैं और टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको कहते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, the electric field intensity is the force experienced by the unit positive charge placed at a point inside the electric field. Electric field intensity, the force experienced by and unit positive charge placed at a point inside the electric field is the force experienced by unit positive charge placed at a point inside the electric field is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं, क्या है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो +1 चार्ज से भी बहुत छोटा मान है, इसका भी फील्ड होगा, क्यू नोट का भी फील्ड होगा, इसका +Q बड़ा चार्ज का भी फील्ड होगा, जो एक फील्ड दूसरे फील्ड को इंटरेक्ट करेगा। लेकिन इतना छोटा मान लिया जाता है, वो बहुत नेग्लिजिबल क्यू नोट, इसमें हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0, इतना छोटा हो लगभग 0 के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट वेयर क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ बाई, और एफ का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एफ का वैल्यू लें तो लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू नोट बाई, अब यहां से मान लिया कि यहां का डिस्टेंस मान लिया कि r हो, पी पॉइंट का r डिस्टेंस हो, तो यहां क्या लिखेंगे r² along r यूनिट वेक्टर, r वेक्टर मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। यहां क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट क्यू नोट टाइम्स टू 0 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बाई r वेक्टर मोड स्क्वायर along r यूनिट वेक्टर बराबर क्यू नोट लिमिट लेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बाई r वेक्टर मोड स्क्वायर along r यूनिट वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि फोर्स बाई चार्ज है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, या इसको और भी लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, इस तरह से भी देते हैं यूनिट। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हम लोग देखें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय चार्ज करंट इंटू टाइम। मास का हो गया एम, एक्सेलरेशन LT - 2, आई का A और टाइम का T। इसको ऊपर ले जाएं तो ML T - 3 A - 1 इतना डायमेंशन होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन कर सकते हैं। अब प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा, प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा ये क्या होगा, आउटवर्ड। ये क्या होगा, आउटवर्ड। और निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा, माइनस निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, तो इनवर्ड होगा। अब फोर्स अट्रैक्शन रहेगा, यहां से यहां मान लिया कि ऐसा है। अब यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पर Q0 चार्ज लाए हैं, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है से इनवर्ड होगा, इनवर्ड। यानी टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से फोर्स मान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज रखा जाए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स जो है तो सब जगह बराबर हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या कम ज्यादा हो तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया कि यहाँ प्लस चार्ज रखा जाए, Q0 चार्ज है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। F बराबर होगा क्या, Q0 इंटू E। इस तरह से होगा। और निगेटिव चार्ज मान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज रखा जाए तो फोर्स जो है वो क्या होगा, यहाँ पर -Q0 रहे तो क्या होगा, तो इधर की फोर्स किधर लगेगा, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और नेगेटिव चार्ज जब प्लेस किया जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा, यानी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब मान लिया कि कोई चार्ज है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, इस तरह से है, यहां पर ओरिजिन पर रखा गया है, Q चार्ज रखा गया है। अब यहां पर P पर जो है हम लोग P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कि R है, पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ P का कोऑर्डिनेट मान लिया कि X Y Z कोऑर्डिनेट है, X Y, यहाँ ऐसे करें। मान लिया कि सिंगल चार्ज Q है जिसका पोजीशन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू Q, यहां पर मान लिया कि Q0 है तो 1/4 पाई 1/4
4 pi epsilon naught q into q naught by r vector mod square along r unit वेक्टर। इतना न्यूटन होगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू q चार्ज at point P. Electric field intensity according to definition, the force experienced by the q naught charge, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बाय नोट। यहां हम लोग F का वैल्यू भरें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q naught by R वेक्टर मॉड स्क्वायर एलॉन्ग R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय Q naught। ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वेक्टर मॉड स्क्वायर एलॉन्ग R यूनिट। क्योंकि फोर्स बाय चार्ज है इसलिए यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन पर कूलम। इसका फील्ड का वेरिएशन देखते हैं तो ग्राफ आता है वेरिएशन ऑफ फील्ड ग्राफ आता है। हम लोग देखते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है एलॉन्ग E और x डायरेक्शन में हम लोग वैल्यू ले r का r स्क्वायर इस तरह से। तो इसका ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है स्फेरिकल सिमेट्री। क्या होता है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री इसका ग्राफ होता है। तो हम लोग का एग्जाम में आएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेगा तो हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। एग्जाम में जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैराडे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या कि इमेज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी कर्व लाइन खींचा जाए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी कर्व लाइन खींचा जाए और इमेजिनरी कर्व लाइन, मान लिया कि कर्व लाइन एक्स डैश है और इस कर्व लाइन पर किसी पॉइंट पर एक पी पॉइंट है मान लिया, इस पर टेंजेंट खींचा जाए और यदि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतावे तो वह इमेजिनरी लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन drawn in the electric field, and at any point on the curved line a tangent is drawn and tangent gives the direction of electric field, then that imaginary line is called electric lines of force। यानी इसको हम लोग दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को फ्रीली मूव करने के लिए हम लोग छोड़ दें और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करता है उस ट्राजेक्ट्री को इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री टू मूव, ऐसे स्वतंत्र चलने के लिए छोड़ दें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ता, जिस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ का ट्राजेक्टरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रहता है। इसका प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज कर्व। इट इज कंटिन्यूअस but not a closed curve। कंटिन्यूअस तो होता है, कहीं टूटा हुआ नहीं रहता, लेकिन क्लोज नहीं होता है। जैसे मान लिया कि यहां पर देखें, एक चार्ज जो है क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है, और दूसरा जो है माइनस क्यू है, इस तरह से। अब इमेजिनरी लाइन क्यू से निकलता है और माइनस क्यू तक जाता है, प्लस से निकलता है और माइनस क्यू तक, इस तरह से ऐसा जाता है। ये कंटिन्यूअस है, कहीं टूटा हुआ नहीं, लेकिन जो है क्लोज नहीं है। अब क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू तक नहीं आता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, यहां नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या अंतर है? तो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ में आता है। यानी कंटिन्यूअस है लेकिन क्लोज कर्व है। एन से निकलता है, साउथ में आता है, और फिर इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स साउथ फ्रॉम नॉर्थ पोल। इसमें जो है यही अंतर है दोनों में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है, क्लोज्ड कर्व नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है कंटिन्यूअस और क्लोज्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे नेवर intersect to each other। वे एक दूसरे को they never intersect to each other, मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मान लिया कि इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? इंटरसेक्ट मान लिया कि एक इमेजिनरी ऐसा है, एक्स डैश है, फिर वाई डैश है। मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मान लिया कि दो है, इंटरसेक्ट किया। अब इंटरसेक्ट पर क्या होगा? मान लिया पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पर डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं कि इमेजिनरी लाइन के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा जाए और टेंजेंट जो है डायरेक्शन बतावे, तो हम कहते हैं उस कर्व लाइन को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहां जो इंटरसेक्ट करेगा दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो संभव नहीं है। दो डायरेक्शन हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है। यही कारण है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
field lines start from positive charge and into negative charge. थर्ड प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में इन करता है। इस तरह से ऐसा पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में इन करेगा, पॉजिटिव से निकलता है इस तरह से और नेगेटिव में इन करता है। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, नेगेटिव से इन करता है। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, यहाँ मतलब यहाँ ए पॉइंट पर यहाँ मान लिया बी दे, यहाँ सी दे, तो ए पॉइंट पर जो है से पर एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अधिक है, इसलिए यहाँ मोर स्ट्रेंथ होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ वहां लेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक यानी फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी कम होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोजेज लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। फोर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोजेज लॉन्गिट्यूडनल टेंशन, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इधर जो है इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो जो है टेंशन क्रिएट करता है, और लैटरल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। पांचवा जो है along lateral direction they possess lateral pressure। लैटरल प्रेशर के कारण ही जो है वो रिपल्सन लगता है, और लॉन्गिट्यूडनल टेंशन के कारण ही अट्रैक्शन लगता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सरफेस at a right angle to the direction of the field at every point P perpendicular to the electric field intensity। होता क्या है कि हमेशा जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सरफेस मान लिया कि ऐसा सरफेस है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है, और मान लिया कि माइनस क्यू चार्ज है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इन भी करता है। ऐसा मान लिया कि सरफेस के परपेंडिकुलर इन नहीं करे तो क्या होगा, तो एक सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं करेगा तो दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दूसरा जो है इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका इस तरह से ऐसे ले तो एक जो है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे
दूसरा इस तरह से डायरेक्शन में लेंगे तो सरफेस के अलोंग जो है फोर्स लगेगा। अब फोर्स सरफेस के अलोंग लगेगा तो चार्ज मूव करने लगेगा और करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो है से यही कारण है। और देखा जाता है कि किसी सरफेस पर करंट कोई करंट नहीं मिलता। यही कारण है कि हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 प्रॉपर्टी पूछा जाता है। और जो है हम लोग 7 या 8 प्रॉपर्टी देख चुके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। छोटा छोटा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। डाई मतलब 2, पोल्स मतलब पोल, और चार्ज इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। चार्ज जब बहुत नजदीक सेपरेटेड हो, एक माइनस चार्ज दूसरा प्लस चार्ज, दोनों जो है मान लिया कि ऐसा है, ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है और बहुत क्लोज हो, ये दोनों के बीच मान लिया कि 2a डिस्टेंस हो, सेपरेटेड बहुत नजदीक सेपरेटेड हो, तो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बनाते हैं। जैसे मान लिया कि ऐसे तो हम लोग दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा, वो इमेजिन कीजिए जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है 6 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और फिर एक जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। और चूंकि यहाँ ज्यादा जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिविटी है, चार्ज ज्यादा है, इसलिए यह जो है इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ ही खींच लिए जाते हैं, ओरिएंट हो जाता है। तो इसके इंडक्शन के कारण यहाँ जो है हाइड्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ज्यादा नेगेटिविटी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक साइड में, दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी डाइपोल की रचना करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जब इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे क्लोरोफॉर्म है, अमोनिया एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मान लिया कि इसका लेंथ जो है 2a है और एक प्लस चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी Q इंटू 2a। यहां डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट जो है, डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, along नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन, इसका यूनिट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट Q का हो गया कूलम और लेंथ है मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, कूलम्ब मीटर। डायमेंशन होगा तो कूलम जो है से एम्पियर इंटू टाइम और मीटर का L, यानी A T इंटू L।
ए होगा, यानी लिख सकते हैं एम नोट एल टी ए। इसका डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं एम एल टी के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका डाइपोल है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तीन कंडीशन है इसका। फर्स्ट आता है अलोंग एक्सियल पोजीशन, दूसरा आता है अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा है एट एनी पोजीशन। क्वेश्चन में, एग्जाम में जनरली जो है वो तीनों में से कोई एक पूछता है, तीन में से एक जरूर पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट केस है अलोंग एक्सियल पोजीशन, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचे तो उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट पी है, मान लिया कि यहां पर कोई पॉइंट पी है जिसका मिड पॉइंट मान लिया कि ओ है, डाइपोल का मिड पॉइंट मान लिया कि ओ है। इससे ओ से डिस्टेंस जो है पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया कि आर है। यहां पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकाला। अब यहां माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इनवर्ट डायरेक्शन में माइनस क्यू की ओर होगा। यहां पर दूसरा जो है से प्लस चार्ज के कारण जैसे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लिया कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या E1 लिखे, यहां जो है से मान लिया कि E2 प्लस क्यू चार्ज के कारण रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, E मान लें कि E है। तो निकालें, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, यहां से यहां डिस्टेंस, तो यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां A होगा तो R प्लस A होगा, यानी R प्लस A होल स्क्वायर along इधर पीए डायरेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग करें। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी पर जो है क्यू चार्ज है, इसके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू देखें, मान लीजिए E2 है तो इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब यहां से यहां डिस्टेंस है तो यहां A है तो R में से कम जाएगा इतना, R माइनस A होल स्क्वायर अलोंग किधर, तो इधर की ओर है, यानी BP डायरेक्शन, BP डायरेक्शन आउटवर्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट P, E इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्योंकि ऑब्वियसली नजदीक है और सेम चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, E2 वेक्टर माइनस E1। E2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, निकाल चुके हैं, क्या होगा 1/4πε0 Q बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस A होल स्क्वायर। इस तरह से सोल्व करें। सोल्व करेंगे तो देखते हैं कि कॉमन है, कॉमन ले अलग, Q बाई 4πε0 कॉमन है, Q बाई 4πε0 कॉमन ले लिए, तो 1/r माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A होल स्क्वायर, Q बाई 4πε0 एलसीएम r माइनस A होल स्क्वायर इंटू r प्लस A होल स्क्वायर, ऐसा इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा r प्लस A होल स्क्वायर माइनस r माइनस A होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो Q बाई 4πε0 A प्लस B होल स्क्वायर तोड़ दें, r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस यहाँ हो रहा है क्या, तोड़ेंगे इसको तो r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B इंटू A प्लस बी है, तो r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और r स्क्वायर निगेटिव 0 हो जाएगा, तो होगा क्या 2RA प्लस 2RA 4RA, यानी इसको हम लिख सकते हैं Q बाई 4πε0 2R इंटू 2A, अलग लिख दे तो r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर along क्या हो जाएगा, तो PB डायरेक्शन, P along BP डायरेक्शन, BP डायरेक्शन दूर जाएगा, आउटवर्ड होगा। अब इसको सोल्व करें तो हम लोग अभी डाइपोल मोमेंट P बराबर हम लोग देखे थे क्या, Q इंटू 2A, वैल्यू भर सकते हैं, तो इसका वैल्यू भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कंडीशन हम लोग रखें, सिंस R is much greater than A, therefore R square can be A square can be neglected, बहुत छोटा है इसलिए इसका वैल्यू जो है स्क्वायर टर्म और छोटा होगा, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन E is equal to 1/4πε0 2P by R square whole square, 2P A है ना, यहाँ A छूट रहा था, यहाँ 2R इंटू 2A है, तो हम लोग P इक्वल टू Q इंटू 2A लिख दिए, लेकिन 2R जैसे ऊपर बच गया है, यहाँ ऐसा R छूट रहा था, यहाँ R ऐसा, अब इसको एक कटा दें, क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 2PR बाई R4 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1/4πε0 2P बाई R3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल along axial position is 1/4π into 2P by R3 along R direction, along क्या BP डायरेक्शन, BP डायरेक्शन। इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, और एक लास्ट है इसमें
आज 2 कर लेते हैं। Electric field due to a dipole at a point on equatorial line. Electric field due to an electric dipole along equatorial position. Electric field due to an electric dipole along equatorial. जैसे यहां मान लिया कि है ए है, ये माइनस क्यू, और यहाँ बी है प्लस क्यू। मिड पॉइंट मान लिया कि डाइपोल का है। अब इक्वेटर आप लोग नाम सुने होंगे, वही इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींचे तो उस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब जैसे पॉइंट इस समय जो है पहला केस में इधर था, अब जो है इस केस में इक्वेटोरियल लाइन में है, यानी एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल में। या हम मान लिया कि मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस मान लिया कि r है। अब इसको ज्वाइन करें और यहां पर भी को ज्वाइन करें, इस तरह से एक ट्रायंगल होगा। अब ये दोनों बराबर होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है से मान लिया कि E1 जो है E1 इस डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण मान लिया कि E2 पीए डायरेक्शन में होगा। तो इसका रिजल्टेंट E मान लिया कि इस डायरेक्शन में होगा। यहां हो गया A, ये हो गया A। अब AP इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट होगा एपी का वैल्यू। अब माइनस क्यूब के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, at electric field due to minus q charge at point P। इसका निकालें तो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू हम लोग देखें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP होल स्क्वायर along PA डायरेक्शन। AP का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। AP इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू PB। AP का वैल्यू भरें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर। रूट कैंसिल हो जाएगा along PA, यानी E2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और अब प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P सेम होगा, क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई PB होल स्क्वायर। और PB का वैल्यू AP के बराबर ही है तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट
होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस a² along BP डायरेक्शन, BP इधर से B से P की ओर होगा। तो E1 E2 का रिजल्टेंट निकाल दें। यहां जैसे पैरेललोग्राम है तो रिजल्टेंट में हम निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर यूज कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर यूज करेंगे, मान लिया कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, यहां हम देखें क्या होता है। तो E वेक्टर डिवाइडेड बाय B BA इज इक्वल टू E2 वेक्टर डिवाइडेड बाय AP। माने जिस वेक्टर जो है फोर्स लगता है, जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, और दूसरा वेक्टर E2 है, E2 का जो है अपोजिट साइड जो है ये है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लगा लें तो क्या होगा, ई निकालना है। ई निकालने के लिए हम लोग वैल्यू भरें, क्या होगा AP ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा E2 वेक्टर इंटू BA डिवाइडेड बाय AP। E2 निकाल चुके हैं, E2 क्या है 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। BA 2a है, 2a डिवाइडेड बाय AP निकाल चुके हैं √r² प्लस a²। और हम जानते हैं Q इंटू 2a P 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट, ऊपर P लिख सकते हैं और नीचे r² प्लस a² हो जाएगा 3/2। E इक्वल टू क्या हो जाएगा along BA डायरेक्शन, इधर से इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में है। अब सिंस A is much less than R, therefore a² can be neglected। जो कि छोटा का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। जैसे मान लिया कि 1/4 ले, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16, यानी 1/4 से और छोटा हो गया, यानी छोटा का स्क्वायर और छोटा होगा, यानी a² जो है डाइपोल चूंकि लेंथ बहुत कम होता है इसलिए इसका स्क्वायर जो होगा और छोटा होगा, इसलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/r² 3/2 टू कैंसिल, और E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ along BA direction, along BA direction. In this way, we can find the electric field intensity at point P along equatorial position. अब दोनों को रेशियो निकालें तो देख रहे हैं उसमें जो है से इन ऑन पोजीशन में 2P है और इसमें जो है से इक्वेटोरियल पोजीशन में केवल P है, यानी डिवाइड करेंगे तो इन ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का रेशियो आएगा 2:1। ठीक है बच्चों, तो आज इतने ही तक रखने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।